हड्डियां है ना, ये मजबूत कैसे रहें? डाइट एंड एक्सरसाइज। सर क्या हम नॉर्मली कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं? आप केमिस्ट के पास जाकर आप उनसे बोलें कि कैल्शियम दे दो या विटामिन डी दे दो, आप ऐसे ना लें, क्योंकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है रीढ़ की हड्डी में, टाइम बाद वहाँ पेन होने लगता है, जो कहते हैं कि लाइफ टाइम पेन कंपलसरी होता है। मतलब आई वुड से इट्स ओवर हाइप्ड थिंग, ठीक है। मतलब जितने भी सी सेक्शंस होते हैं डेफिनेटली वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं, नो डाउट, बट हर फीमेल को ऐसा कोई दर्द नहीं होता। लड़कियों को बहुत पसंद है हील्स पहनना, हाई हील्स पहनना। बोन हेल्थ को कितना ज़्यादा प्रभावित करती है? बोन हेल्थ को एज अ ओवरऑल हेल्थ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन डेफिनेटली आपके एंकल को प्रभावित करती है। पैर के जो पंजे होते हैं, बहुत से लोगों के फ्लैट फीट होते हैं और बीच में किन्हीं के गैप होता है, दोनों नॉर्मल हैं या कहीं प्रॉब्लम हो सकती है? फ्लैट फीट होना आपकी जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, कैसे आपके फादर, आपका मैटरनल या पैटर्नल कैसे है। तो अनलेस एंड अनटिल आपका फ्लैट फीट होना आपको पेनफुल नहीं है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्लिप डिस्क का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? It can be treated with the medications. It's not necessary that for every disc surgery is required, but surgery is required in extreme cases when you are started having those numbness, tingling or like that. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को, जो कि जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आप सभी ने उनका नाम ज़रूर सुना होगा। आज के इस एपिसोड में, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी आपकी बोन्स की हेल्थ की। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रवि चौहान जी, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो, कैसे हैं आप? I am fine. सर, आज बहुत कुछ बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के साथ हम आपसे। जैसे कि अभी शुरुआत में अंशिका ने कहा कि अपनी बोन्स को लेकर हम बात करने वाले हैं, तो पहला सवाल ही शुरू करते हैं कि ये जो हमारी हड्डियां हैं ना, ये मजबूत कैसे रहें? क्या हमें करना चाहिए और ये कमज़ोर क्यों पड़ जाती हैं? देखिए, अगर ओवरऑल में सिर्फ 2 वर्ड्स में बोलूँ तो आपकी अच्छी डाइट ओके और एक गुड एक्टिव लाइफ, मीन्स डाइट एंड एक्सरसाइज। दीज आर द 2 थिंग्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी बोन्स को बहुत मजबूत रख सकते हैं। सर, बोन्स को मजबूत रखने का जैसा आपने बताया, इन दोनों चीज़ों को हमें ज़रूर फॉलो करना है, एक्टिव रहना है, अच्छी डाइट को फॉलो करना है। इसके अलावा सर, आजकल ना एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, बच्चों में भी देखने को मिल रही है। आर्थराइटिस की बात करें, गठिया की बात करें, आम लोग जिसको बोलते हैं, तो बच्चों में क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि एक हमने जो सुना है, एक एज के बाद जाकर गठिया शुरू होती है, आजकल बच्चों में भी। नहीं, आपने सही सुना है। बेसिकली आर्थराइटिस, जो जिसे हम नॉर्मल भाषा में गठिया बोल देते हैं, वो 2 तरह की होती है, जिसे हम प्राइमरी या सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी वो आर्थराइटिस है जिसका कोई कॉज यूजुअली हमें पता नहीं होता, और सेकेंडरी आर्थराइटिस वो है जिसके कॉजेज़ हमें पता होते हैं। सो जैसा आप कह रहे हैं बच्चों में, तो जो प्राइमरी आर्थराइटिस है वो मेनली जो हम हर किसी ने सुना है कि वो ओल्ड एज में होती है। मोर देन 70% केसेस में 55 साल या 60 साल के बाद ही आर्थराइटिस डेवलप होता है, ठीक है, और जो प्राइमरी आर्थराइटिस होता है। लेकिन सेकेंडरी आर्थराइटिस जिसको हम जानते हैं, उसके पर्टिकुलर कुछ कॉजेज़ होते हैं, जैसे चोट लगने की वजह से, अगर जोड़ में कोई चोट लग गई या जोड़ों के आसपास टेढ़ापन है, उसकी वजह से हो सकती है, चोट की वजह से हो सकती है, किसी और बीमारी की वजह से हो सकती है। तो किसी भी और एज ग्रुप में, जैसे स्पेशली बच्चे, उन केसेस में जो कॉजेज़ हैं वो किसी और कारण की वजह से होती है आर्थराइटिस, ना कि जो प्राइमरी आर्थराइटिस जिसे हम सब जानते हैं, वो बच्चों वाली आर्थराइटिस नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो बच्चों में जो आर्थराइटिस होती है उसके कारण होते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि उनके पैरों में टेढ़ापन हो, या ये हो सकता है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हों, या फिर ये हो सकता है कि उनको जोड़ के आसपास कोई चोट लगी हो। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से बच्चों को आर्थराइटिस हो सकती है, बट बच्चों की आर्थराइटिस बहुत अनकॉमन है। मेनली जो आर्थराइटिस कॉमन है वो 55-60 साल के बाद वाली ही कॉमन है। जिससे भी आपने टेढ़ापन की बात करी, पैरों पे हम आमतौर पर बच्चों में देखते हैं, लोगों के अंदर हम देखते हैं, जिसे हम नॉक नीज के नाम से जानते हैं। ये आमतौर पर बच्चों के अंदर होता है कि उनके पैर अंदर की तरफ घुटने मुड़ जाते हैं, घुटने जुड़ने लगते हैं। हाँ जी, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, कारण उसके बहुत सारे हैं, बट जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो बच्चे होते क्या हैं बेसिकली, बच्चों की जब ग्रोथ होती है तो उनकी हड्डियां बढ़ती हैं और ग्रोथ प्लेट के आसपास उनकी ग्रोथ होती है, और इस ग्रोथ के दौरान उन्हें प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन ड्यूरिंग दिस ग्रोथ पीरियड अगर उनकी डाइट में कैल्शियम की, विटामिन डी की, जो बेसिकली मिनरल्स हमारी बॉडी में चाहिए हमारी बोन्स की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अगर उनकी कमी होती है किसी भी कारण से, तो उनको
उनकी हड्डियाँ ख़राब होने लगती हैं, उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आने लगता है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो यही कारण होता है कि जो स्पेशली जो बच्चे 9-10 साल की उम्र में या 7-8 साल की उम्र में या 8-10 9 5-6 साल की उम्र में भी टेढ़ापन वो काफ़ी कॉमन है, जिसे नॉक नीज के नाम से जैसे आप कह रहे हैं। तो ये मेनली मोस्ट कॉमनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जिन बच्चों में कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उन्हीं के लोगों में ये टेढ़ापन बच्चों में ज़्यादा आता है। इसके कॉजेज़ अदर दूसरे भी होते हैं, जैसे समटाइम्स किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, किसी जेनेटिक बीमारी की वजह से भी हो सकता है, बट वो सारे कॉजेज़ बहुत अनकॉमन हैं। और ये बेसिकली हमने अभी जैसे हम सब कोविड हमने पास आउट किया है, सो 2020 में, तो 2020 के बाद स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा हमारी ओपीडीज़ में बच्चों के टेढ़ापन के बहुत इंसिडेंट्स बढ़ गए। बहुत बच्चे आने लगे। अच्छा, कोविड के बाद? हाँ, ऑल ऑफ अ सडन इट्स देयर वाज राइज। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि कोविड के टाइम पर ना तो बच्चे अच्छे से न्यूट्रिशन ले पा रहे थे, मेनली घरों के अंदर थे, ना ही वो सनलाइट को एक्सपोजर हो रहे थे, ना ही वो आउटडोर गेम्स में खेल पा रहे थे। तो उनकी हड्डियों पे उसका बहुत असर पड़ा, जिसकी वजह से उनके घुटनों में टेढ़ापन आना बहुत कॉमन था। तो और यही हुआ कि जो इंसिडेंस था टेढ़ेपन का, नॉक नीज का, बहुत ज़्यादा बढ़ा, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो मेन कारण जो आपने पूछा, मेनली वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो मोस्ट कॉमन। तो बच्चों के लिए किस तरह की डाइट इसमें फॉलो करनी चाहिए? डाइट देखिए, बच्चों में यूजली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में सिंपली इतना बोलूँगा कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं दे आर रिच इन कैल्शियम, सो बेटर टू गो फॉर दोज। बच्चों को हम ग्रीन वेजिटेबल्स आदत डालें खाने का, फास्ट फूड्स अवॉइड करें और हमेशा प्रमोट करें कि बच्चे आउटडोर गेम्स खेलें। आजकल शहरों के बच्चे स्पेशली, हम एसी रूम्स में रहते हैं, जो थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक है, ओवरऑल बॉडी की स्पेशली बोन्स के डेवलपमेंट के लिए हानिकारक है। जोड़ आपके जितने चलेंगे, हड्डियों पे जितना जोर पड़ेगा, हड्डियाँ उतनी मजबूत होंगी, जोड़ जितने चलेंगे वो उतने काम करेंगे। तो बच्चों ऑक्यूपेशन, प्लेइंग इज़ एन ऑक्यूपेशन ऑफ अ चाइल्ड बेसिकली। तो बच्चा जब तक खेलेगा नहीं, वो डेवलप नहीं होगा। तो हमें हमेशा बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि वो बाहर जाकर ग्राउंड में खेलें, कूदें, दौड़ें, तभी उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और तभी उनके अच्छे से वो एक अच्छी बोन हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। जी सर, अभी आपने कहा कि चलना फिरना, मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब नीज़ की बात आती है तो नी रिप्लेसमेंट की भी बात आती है। जैसे कि अगर मैं पर्सनल केस शेयर करूँ तो मेरी बुआ जी का ही था, उनका भी नी में प्रॉब्लम थी, चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको स्ट्रेट ये बोल दिया गया कि आप नी रिप्लेस करवा लीजिए। तो क्या नी रिप्लेसमेंट ही एक सॉल्यूशन है अगर नीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, या आयुर्वेद में कहते हैं कि घुटनों की ग्रीस ख़त्म हो गई, क्या सेम ही चीज़ है? देखिए, आपकी जब क्वेश्चन का आंसर इन दोनों के बीच का कहीं है। अच्छा। बेसिकली हर आर्थराइटिस का, जो आपने बेसिकली अपनी बुआ जी का एग्जांपल लिया, हर आर्थराइटिस का इलाज नी रिप्लेसमेंट नहीं होता। मोर देन 50% केसेस में, आई वुड सजेस्ट 60% केसेस में, अगर आर्थराइटिस है जो स्पेशली ओल्ड एज में, जैसा मैंने बोला 55-60 साल की उम्र के बाद होता है, तो उस केस में रिहैबिलिटेशन से ही, मेनली एक्सरसाइज से, आपकी डाइट से, आपकी मसल की बिल्डिंग से, आप काफ़ी हद तक अपनी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को कम कर पाते हैं। ऑब्वियसली वो ख़त्म नहीं होती, बट जिस चीज़ से आपको परेशानी होती है, जैसे दर्द हो गया, आपके घुटनों का चलने में परेशानी हो गई, वो सब चीज़ को काफ़ी हद तक कम कर पाते हैं और आप अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइज से। नी रिप्लेसमेंट का जहाँ क्वेश्चन आता है, नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में और सीवियर केसेस में ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पेशेंट को इतना पेन है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना काम नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके घुटने के आसपास के जो मूवमेंट्स हैं, जो हम डेली लाइफ के लिए हमें जो एक्टिविटीज़ चाहिए, वो मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है, या फिर बहुत कम केसेस में घुटने में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन आ गया जिसकी वजह से वो प्रॉपर चल नहीं पा रहा है। तो ये 2-3 कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर हमें नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। हर आर्थराइटिस का आंसर नी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता और ना ही है। आयुर्वेद कहता है कि जैसा भी अंशिका ने कहा कि घुटने मत बदलवाइए, आयुर्वेद अपना लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो सर देखिए, एक्चुअली नहीं, जो आयुर्वेद बोलता है वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए बोलता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आयुर्वेद गलत है या होम्योपैथ गलत है। हर मेडिसिन की अपनी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। ठीक है, एलोपैथिक की भी अपनी एडवांटेज है। हाँ जी। हर घुटना हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मोर देन 50% केसेस में हम घुटनों को वैसे ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं, अब पेशेंट का घुटना बहुत ख़राब हो चुका है, उसका जो कार्टिलेज है वो बहुत ज़्यादा डिजनरेट हो चुका है, पेशेंट को इतना पेन है कि वो घर में चल फिर नहीं पा रहा है। इवन 70 साल के अगर हम बुज़ुर्ग की भी बात करें तो एटलीस्ट उसको टॉयलेट जाने के लिए
घर में अपना खाना उठाने के लिए, बहुत दिक्कत अपने पोते पोती से मिलने के लिए इतना तो मूवमेंट ज़रूरी है। लेकिन अगर वो इतना भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हमें नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। हम नी रिप्लेसमेंट करके उसको पेन फ्री और एक मोबाइल लाइफ दे पाते हैं। सो पेन फ्री और मोबाइल लाइफ देने के लिए नी रिप्लेसमेंट की इंपॉर्टेंस है। सो वो कहना बहुत गलत है कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इट शुड बी आइडियली इंडिकेटेड, ठीक है। अब हर चीज़ का इलाज नी रिप्लेसमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट करना ही गलत है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें ज़रूरत है, कहाँ नहीं ज़रूरत है। और एक ये अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन इस बात में काफ़ी हद तक सक्षम है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि कहाँ हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। सर बस इसी सारे मिथ्स को क्लियर करने के लिए आपके साथ ये पॉडकास्ट रखा है, जिससे कि लोगों को ये जो मिथ्स हैं वो बस्ट हो। नहीं, डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चंस रेज किए दे आर वेरी पर्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली इन चिल्ड्रन आई वुड से। क्योंकि चिल्ड्रन में पेरेंट्स मैक्सिमम टाइम बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ को, न्यूट्रिशन को नेगलेक्ट करते हैं। और भले ही उन्हें थोड़ा टेढ़ापन लगता है तो वो सोचते हैं कि यार चलता है, लेकिन जहाँ भी उनको लगता है कि बच्चों के घुटनों में थोड़ा सा भी टेढ़ापन आ रहा है या कुछ आ रहा है, एक उसी वक्त उन्हें किसी भी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो सही टाइम पर सही इंटरवेंशन किया जा सके। बच्चों में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओल्ड एजेस में डेफिनेटली आर्थराइटिस के केसेस में बेसिकली उनकी मोबाइल लाइफ, उनकी पेन फ्री लाइफ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओल्ड एज पीपल आर ऑल्सो चिल्ड्रन एट सम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रू। हम बचपन से एक चीज़ सुनते आते हैं, जब हमारे बड़े कहते हैं ना कि जब हम पानी पीते हैं खड़ों के पानी मत पीना, घुटनों में दर्द हो जाएगा। ये क्या है? ये मिथ है? ये सॉर्ट ऑफ मिथ ही है आई वुड से। देखिए, आर्थराइटिस के लिए जैसा मैंने बोला कि 55-60 साल की उम्र में आर्थराइटिस हर एक को डेवलप होने लगता है थोड़ा थोड़ा। कुछ एक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके घुटने के चारों तरफ की मांसपेशियाँ कितनी मजबूत हैं। अगर वो मजबूत हैं, बैलेंस्ड हैं, तो आपको आर्थराइटिस डेवलप आसानी से नहीं होगा। ठीक है। लेकिन कुछ एक ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनमें हमें बहुत देर तक खड़े होने पड़ता है। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमारे घुटने के आसपास बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं, बार बार बैठना, बार बार खड़े होना। उन केसेस में आर्थराइटिस का डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है। तो ऐसे ये सिर्फ एक मिथ ही बोलूँगा मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत सारे मिथ हैं सोसाइटी में जो प्रिवेल्ड है, बट इस तरह के पॉडकास्ट जैसा आप कर रहे हैं, these are actually required just to remove those myths and to have a healthy life. बिकॉज एलोपैथी पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, क्योंकि सर एलोपैथी से ही लोगों को ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल पाता है। Allopathy, Instant relief, exactly. Allopathy is required for instant relief, for the permanent solutions of few things. Definitely it is required. But I would say, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, आपकी हेल्दी आपका फूड और एक एक्सरसाइज, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियों को एलोपैथिक से क्या बिना एलोपैथिक के ही आप दूर कर सकते हो। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें कॉर्पोरेट्स की, कॉर्पोरेट्स में जो भी लोग काम कर रहे हैं सबके नेक में पेन रहता ही रहता है, सब परेशान है, नेक में पेन है, बैक में पेन है। तो क्या लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल आई वुड से। बिकॉज नेक पेन जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसका, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूज टू वर्क, जैसे लैपटॉप के ऊपर हम काम करते हैं, हम प्रॉपर बैठते नहीं हैं, हम हमेशा आगे झुककर इस तरह से बैठते हैं। तो हमारा नेक में जो बेसिकली अगर आप नेक की नॉर्मल कर्वेचर देखेंगे आपके नेक का, वो ऐसे होता है। दिस इज़ द सर्वाइकल कर्वेचर। अगर आप अपनी गर्दन, जो आपकी गर्दन इस तरह से है, अगर आप उसको ऐसे कर देंगे और ये बहुत वक्त तक ऐसे रहेगी, तो डेफिनेटली है उसमें दर्द होगा। ठीक वैसे ही आपका लोअर बैक है, लोअर बैक का नॉर्मली कर्वेचर लोअर बैक का ऐसे होता है, लेकिन अगर आप उसको आगे झुकते हैं इस तरह बैठेंगे और इस तरह से कर देंगे तो उसमें स्वाभाविक है कि पेन होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ अ गुड पोस्चर is very important, especially in the corporate sectors, especially in IT industry, where the people are used to for long hours of working. सर क्या कोई एक्सरसाइज या कोई और रेमेडी हो सकती है इसकी जो हम जान सकें, या कोई एक्सरसाइज फॉलो कर सकें, सो दैट एटलीस्ट हम उस जो हमारा बॉडी का टेक्सचर है, जो बोन्स का जो टेक्सचर है, जो जिस तरह से रहनी चाहिए उसको मेंटेन कर सकें? देखिए, उसकी दो चीज़ें हैं। एक तो आप नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, मतलब जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, सो दैट आपकी जो ये वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, आपका शरीर का हर जोड़ मांसपेशियों से कंट्रोल होता है। और अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं तो आपके जोड़ ख़राब नहीं होंगे, उनमें दर्द नहीं होगा और मांसपेशियां हेल्दी रहेंगी। तो एक नॉर्मल वॉकिंग, नॉर्मल जॉगिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलॉन्ग विद द गुड डाइट, अलॉन्ग विद दैट वन शुड नॉट फॉरगेट कि आपका पोस्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इन स्टूडेंट्स जो 8-8 घंटे या 10-10 घंटे पढ़ते हैं और बैठे रहते हैं हमेशा कुर्सी पर या मेज पर,
और या आईटी वाले लोग या कॉर्पोरेट्स में जैसे कि आपने बोला, तो हम लोग एबनॉर्मल पोस्चर्स अपनाते हैं। घर पर भी हम अगर मोबाइल देख रहे होते हैं तो हमेशा अपने हाथ के आगे ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, तो उससे गर्दन में दर्द होना स्वाभाविक है। तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल विद गुड डाइट एंड अलॉन्ग विद द मेंटेनेंस ऑफ गुड पोस्चर, स्पेशली व्हेन वी वर्क। जैसे इवन डॉक्टर्स भी जब काफ़ी लंबे समय तक अपनी क्लिनिक्स में बैठे हैं तो अपनी कमर को वो किस तरह से मेंटेन करके रख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है कि उनको दर्द कितना होगा कितना नहीं होगा। सर जैसे भी नेक की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती जा रही है कि गर्दन की हड्डी बढ़ जाना, इसके पीछे का क्या? गर्दन की हड्डी बढ़ जाना बहुत मतलब एक लूज टर्म है आई वुड से, ठीक है। एक एज के साथ आपकी हड्डी में, गर्दन की हड्डी में, कमर की हड्डी में ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जो उम्र के साथ आते हैं। कभी कभी कुछ एक इंजरीज की वजह से भी हो जाते हैं, तो एक ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशंस हो जाता है, उसको हम जिसे कह देते हैं हड्डी बढ़ जाना। बट ऐसा कोई हड्डी बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है कि आपकी नई हड्डी बन गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो नॉर्मल हड्डियाँ हैं आपकी, वो स्पाइन की हो या बाकी हड्डियाँ हो, जोड़ हो, उनके आसपास छोटी छोटी मतलब कैल्शियम डिपॉजिट करके एक छोटे छोटे बोन के एक्सटेंशंस बन जाते हैं जिन्हें हम नॉर्मली ऑस्टियोफाइट्स बोल देते हैं। बट वो एक प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि आपकी नई हड्डी बन जाती है, और कभी कभी उस चीज़ से थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, थोड़ा परेशानी होती है। अदरवाइज ऐसा कोई नई हड्डी नहीं है, सॉर्ट ऑफ मतलब एक लूज टर्म और बहुत ही ओवररेटेड थिंग है, जो एक नॉर्मल भाषा में हम अगर जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो इस चीज़ को जानता है, लेकिन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है और जो हड्डियों को देख रहे हैं वो इस टर्म को यूज़ कर लेते हैं कि आपकी हड्डी बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया, लाइक दीज आर लूज टर्म्स एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मिथ आई वुड से। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसा कि हमने अभी हड्डियों की ही बात कर रहे हैं, अभी एक मेरा सवाल ये है कि जब चोट लग जाती है, अगर फ्रैक्चर हो गया या फिर हड्डी टूट ही गई, तो जब उसको हील होने में टाइम लगता है, तो क्या वो जो पेन है ट्रीटमेंट के बाद भी बना रहेगा, लॉन्ग टाइम तक रहता है या नहीं रहता? देखिए मैं सिंपली बताऊँ, कोई भी अगर सपोज एक फ्रैक्चर की एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टर से ट्रीट हो जाते हैं। मतलब हड्डी का देखिए, हड्डी को नॉर्मल जोड़ने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, नॉर्मल जोड़ने में। बच्चों में थोड़ा कम वक्त लगता है, बड़ों में और ज़्यादा लग जाता है। मतलब एक हायर रेंज 8 हफ्ते मान लीजिए, नीचे 6 है, बच्चों में 4 हफ्ते में जुड़ जाती है। तो नॉर्मल अगर हम मान के चलें 6 से 8 हफ्ते हड्डी को जोड़ने में लगते हैं। अब इसमें डॉक्टर का काम कहाँ आता है कि हड्डी को जिस तरह से वो पहले थी, जिस पोजीशन में थी, उस पोजीशन में बैठाना, ताकि वो उसी पोजीशन में जुड़े, ताकि वो टेढ़ी मेढ़ी ना जुड़े, ठीक है। सिंपल डॉक्टर का काम ये होता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को करने के लिए हम प्लास्टर का यूज़ करते हैं, कभी कभी हम सर्जरी करके प्लेट, नेल, ये सब चीज़ें डालते हैं। तो जैसा आपने बोला दर्द की बात, तो एक बार हड्डी को आपने उस पोजीशन में बैठा दिया और प्लास्टर लगा दिया, तो अगर हड्डी का हिलना बंद हो गया तो पेशेंट को जब चोट लगती है उसी वक्त दर्द रहता है, 1-2 दिन में वो दर्द खत्म हो जाता है लगभग, ठीक है। इवन सर्जरी के बाद भी जब हम प्लेट लगाते हैं, रॉड डालते हैं, उसके बाद भी, या इवन जो लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज करते हैं, हम बड़ी बड़ी लिजरो फ्रेम्स लगा देते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 दिन दर्द रहता है पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट आराम से अपना, मतलब विद सर्टेन लिमिटेशंस, विद सर्टेन प्रिकॉशंस, बिना पेन फ्री लाइफ रह रहा होता है। कहते हैं कि अगर किसी की हड्डी टूटने के बाद रॉड डाली जाती है तो वो कमज़ोर रहती है हमेशा के लिए, हड्डी पैर की या हाथ की, जहाँ भी रॉड डल रही है। देखिए एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, रॉड हो, प्लेट हो, शिकंजा हो, जो भी चीज़ हम हड्डी को जोड़ने के लिए लगाते हैं या उसको सीधा करने के लिए लगाते हैं, वो उस वक्त तक लगाते हैं जब तक हड्डी जुड़ती है। एक बार हड्डी जुड़ गई, उसके बाद हड्डी अपने रीमॉडलिंग फेज़ में जाती है, मतलब बॉडी का आपका मैकेनिज्म दोबारा नॉर्मल हड्डी को रेस्टोर करने के पीछे लग जाता है, ठीक है। और 1-1.5 साल के प्रोसेस में वो नॉर्मल हड्डी क्रिएट कर लेता है लगभग, या 1.5-2 साल मान लीजिए। एक बार हड्डी जुड़ गई, वो रॉड, वो प्लेट यूजलेस हो गई, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि वो हड्डी कमज़ोर हो जाती है या नहीं होती, ये डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ को कितना एक्टिव रख रहे हैं। अगर आपकी बोन के ऊपर लोडिंग नहीं हो रही है, आप बिल्कुल इनएक्टिव बेड पे लेटे हुए हैं, तो आपकी जो बोन्स हैं वो वैसे ही वीक होती रहेंगी और वो ब्रेक हो जाएंगी। इसीलिए जो एक्टिव लाइफ जो यूथ होता है उसकी हड्डियाँ कम टूटती हैं, ओल्ड एज में थोड़ा सा भी गिर जाता है तो उसकी हड्डियाँ टूट जाती है, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ द लोडिंग ऑफ बोन्स। तो बोन जितनी लोड होंगी वो उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। सर, ऑटो इम्यून डिसीज़ में अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है या हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पर कितना टाइम लगता है हील होने? देखिए ये सही क्वेश्चन आपने उठाया, बट ये बड़ी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए है, क्योंकि बहुत ही कम ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिनके अंदर फ्रैक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में डेफिनेटली ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हड्डी जो टूटती है वो किसी बीमारी की वजह से टूटती है,
अब वो बीमारी किस हद तक ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए डेफिनेटली जो आपने क्वेश्चन किया उसमें जुड़ने में वक्त लगता है, कभी कभी काफ़ी वक्त लगता है, ये चीज़ें। ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी का नाम बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, ये है क्या एक्चुअल में? देखिए, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली आर्थ्रोस्कोपी का जो सर्जरी हैं वो काफ़ी सर्जरीज़ हैं। जैसे बेसिकली ये जॉइंट्स के अलोंग सर्जरीज़ की जाती है। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आपने सुना होगा कि आपके एब्डोमेन में दूरबीन डाल के सर्जरी की जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम जोड़ों में दूरबीन डाल दें और छोटे से इंसिजन से आप सर्जरी करें, उसे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो ये हमारे जॉइंट के जैसे किसी भी अगर part के सपोज मैं एग्जांपल लूँ, जो मोस्ट कॉमनली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती हैं हमारे नी के लिए की जाती हैं। जैसे ACL रिपेयर हो गया, लिगामेंट रिपेयर हो गया, मेनिस्कस सर्जरीज हो गई। सो इन सब चीज़ों के लिए हम नॉर्मली जो दूरबीन होती है हमारी, इस आर्थ्रोस्कोप जिसे हम कहते हैं, वो हम छोटे से इंसिजन से एक इधर से डालते हैं और उसकी सर्जरी कर देते हैं। उसमें वो बहुत बड़ा चीरा नहीं लगता, बहुत बड़ा ब्लड लॉस नहीं होता। तो इनिशियली ये सब सर्जरीज ओपन होती थी, आज बहुत ही मिनिमल होती हैं आर्थ्रोस्कोप के जरिए बस। सर, अभी जो लोग वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के दौरान काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोगों के इंजरीज़ हो जाती हैं, तो उसको हील कराना चाहते हैं लोग, ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद जिम करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट शुरू कर देते हैं। तो ये ठीक है या नहीं है? देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें बोलूँगा। वर्कआउट इंजरीज़ बहुत कॉमन है और स्पेशली प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं, आज हर कोई जो बॉडी बिल्डिंग सीख रहा है या जो फिटनेस है, किसी ने अगर 1 महीने भी फिटनेस ट्रेनिंग की है सो वो कोच बन जाता है। सो वन शुड नॉट गो फॉर दोज काइंड ऑफ कोचेस। अगर आप अपनी फिटनेस ट्रेनिंग, अपनी बॉडी बिल्डिंग भले ही प्रोफेशनल भी करें आप, तो अंडर गुड ट्रेनर करें जो प्रोफेशनली मतलब इक्विप्ड है, साउंड है आपको ट्रेनिंग देने के लिए। वो जानते हैं कि कब आपको इंजरी हो रही है और कब। हर इंजरी के बाद एक रेस्टिंग पीरियड रिक्वायर्ड होता है। आपने सुना होगा कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को इंजरी लग गई तो उनको 2 महीने का रेस्टिंग पीरियड दे दिया, बिकॉज मसल एंड लिगामेंट्स, इवन द बोन्स, दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ टाइम टू रिगेन देयर नॉर्मल एक्टिविटी। सो सेम गोज विद द जिम इंजरीज और फिटनेस ट्रेनिंग इंजरीज लाइक दैट। तो जब भी ऐसी इंजरी होती है, अलॉन्ग विद योर फिटनेस ट्रेनर, consult doctor always, because sometimes fitness trainers definitely they are not trained to that kind of musculoskeletal system, so वो डॉक्टर्स नहीं होते। इसलिए तो बेटर है एक बार कंसल्ट अपने डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से कर लें, ताकि वो आपको सही तरह से दिशा में गाइड कर पाए। और सर, हड्डियों का कैंसर क्या है, क्यों हो जाता है? देखिए, कॉजेज़ तो उसके बहुत सारे हैं। कॉजेज़ मतलब कैंसर में जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, बाकी कुछ एक बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी कैंसर डेवलप हो जाते हैं। रेडिएशन से भी कभी कभी हड्डियों के कैंसर हो जाते हैं। ठीक है, जो मतलब किसी की चीज़ के लिए हम रेडिएशन एक्सपोजर में आ रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सरेज हमारे वो पढ़ रहे हैं, CT स्कैन्स पढ़ रहे हैं, तब भी कैंसर हो सकते हैं। तो कारण बहुत सारे होते हैं कैंसर के, और जिस तरह से बॉडी के बाकी कैंसर होते हैं वैसे ही हड्डियों के कैंसर भी होते हैं। और हड्डियों के कैंसर, लेकिन कैंसर का हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि कैंसर अगर हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सारे हड्डियों के कैंसर ऐसे हैं, इवन अब तो काफ़ी एडवांस कैंसर्स ऐसे हैं जिनको अगर सही वक्त पे हम आइडेंटिफाई कर लें और ट्रीटमेंट कर दें, देन दे कैन बी ट्रीटेबल एंड पेशेंट कैन बी पेन फ्री विद हैव अ मोबाइल लाइफ। एग्जैक्टली, जैसे बाकी बॉडी में स्टेजिंग्स होती हैं, कैंसर की हमेशा स्टेजिंग्स की जाती हैं। सो हमेशा जब भी आपको लगता है कि आपकी हड्डी में दर्द हो रहा है और अचानक से या फिर आप गिरे और आपकी हड्डी टूट गई, मतलब कुछ एक ऐसा, जैसे हड्डी नॉर्मली कैसे टूटती है, एक बहुत चोट लगने पे टूटती है, लेकिन अगर आपके गिरने पे यंग एज में ऐसी हड्डी टूट गई तो समथिंग मस्ट बी देयर, कुछ एक कॉज होगा उसका। वो कॉज कैंसर भी हो सकता है। या फिर आपकी हड्डी में कुछ भी ऐसा लगता है कि जो आपको कैंसर जैसा, ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर आपके उस पर्टिकुलर जगह की बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी करके उसमें पता लगाएंगे कि वो कैंसर नॉर्मल है या फैलने वाला कैंसर है, और उसके हिसाब से उसका इलाज करेंगे। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, अगर आपको हड्डी में कहीं भी दर्द हो रहा है या कुछ भी, डोंट इग्नोर इट। सो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जब हम अचानक से उठते हैं ना, तो घुटने में एकदम से आवाज़ सी महसूस होती है हमें, और एकदम सा पेन होता है, बट वो थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाता है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कोई बात नहीं, अब अगर मैं अपनी उंगलियों को ऐसे दबाऊंगा तो इसमें भी आवाज़ निकलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी उंगलियां ख़राब हैं। तो हर आवाज़ ख़राब नहीं होती, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, आवाज़ डेफिनेटली जो आर्थराइटिक जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर भी आवाज़ आती हैं, तो बट उसको ये समझना चाहिए कि आपकी अगर यंग एज है और आपको नॉर्मली अचानक से कभी एक दिन आवाज़ आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका घुटना ख़राब हो गया। वो इनएक्टिविटी वजह से बहुत टाइम तक आप अगर पैर आपका ऐसे ही रखा रहा तो थोड़ा सा वो स्टेटस में आ जाता है,
और जब आप सीधा करेंगे उसको अचानक से आपको थोड़ा पेन हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ मसल इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ मसल स्पैज्म, मसल अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तब भी पेन होने लगता है. तो उसके कारण दूसरे होते हैं, ऐसा वो नहीं है. हाँ. सर, लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में है कि लुक्स अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए. तो ऑर्थो में एक सर्जरी है जिससे हाइट बढ़ाने की बात की जाती है. वो आपको ज़्यादा पता होगा कि किस तरह से रहता है. तो क्या ये हर कोई करवा सकता है ऐसी सर्जरी जिससे हाइट बढ़ानी है पॉसिबल? क्या सबके लिए ठीक है या नहीं है? देखिए, जो हाइट बढ़ाने की आप सर्जरी कह रहे हैं उसको इलिज़रोव सर्जरी बोलते हैं, लिम लेंथनिंग्स बोलते हैं. ठीक है. इट वाज बेसिकली डेवलप्ड इन रशिया by Professor Abramovich Ilizarov. So he has developed it. So what we call the bone lengthenings. So initially it was used for the pathological conditions कि कहीं भी अगर हमारा चोट एक्सीडेंट हुआ और हमारी हड्डी गायब हो गई तो हम हड्डी बढ़ा पाते हैं उससे, हम नॉर्मल हड्डी की लेंथ अपना पाते हैं. ठीक है. वहाँ इसका बहुत अच्छा यूज़ है कि अगर मेरी सपोज इतनी हड्डी गायब हो गई, इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया, किसी की वजह से हमारी हड्डी का लॉस हो गया, तो हम ऊपर की या नीचे की हड्डी अगर हमारी बची हुई है उससे हम नई हड्डी बना पाते हैं. और पूरी की पूरी आपकी नॉर्मल बोन एक वक्त के बाद वैसे बन जाती है. तो ये नॉर्मल रेस्टोरेशन ऑफ लेंथ ऑफ बोन है. लेकिन जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं कि अगर कोई 5 फुट 5 इंच का है और वो चाहता है मैं 5 फुट 8 इंच का हो जाऊं, जिसको हम कॉस्मेटिक लेंथनिंग बोलते हैं. सो कॉस्मेटिक लेंथनिंग के अपने इश्यूज़ हैं, अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं. कोई भी सर्जरी होती है उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. सो आई वुड सजेस्ट अनलेस एंड अनटिल आपकी हाइट बहुत ही कम नहीं है या पैथोलॉजिकल नहीं है, जैसे एकोंड्रोप्लेशिया के बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. ठीक है. उन केसेस में ये जस्टिफाइड है. बट कॉस्मेटिक लेंथनिंग वी शुड नॉट गो बिकॉज दीज आर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, दे इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स दोज हु आर I would say कि there are very few surgeons who are doing. I also do the lengthenings and these kind of Ilizarov treatment surgeries. I also do, but I don't go for cosmetic lengthening myself because I know what are the complications involved. Because 5 फुट 5 इंच का लड़का जो सब कुछ कर रहा है, बिल्कुल एक्टिव लाइफ है, सपोज मैंने उसकी दोनों हड्डियाँ काटी और उसको 3 इंच बढ़ाने के लिए लंबा किया, सपोज उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी हड्डी का जो मैनेजमेंट होगा वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो 5 फुट 5 इंच में कोई बुराई नहीं थी. अब 5 फुट 8 इंच होने के बाद अगर आपको हर बार सर्जरी करवानी पड़ रही है और आप पेनफुल लाइफ रह रहे हो, सो आई डोंट थिंक सो इट्स बेटर. और सर, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. आमतौर पर हम देखते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम में रहते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. तो स्लिप डिस्क का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसका मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बोला, बेसिकली हमें कॉज को समझना पड़ेगा. कॉज स्लिप डिस्क बेसिकली क्या है कि दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है जो एक जेली मटेरियल की बनी होती है. एक मतलब बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है जो कुशन प्रोवाइड करता है आपकी दो रीढ़ की हड्डियों को. ठीक है. और उसके अंदर एक जेली मटेरियल होता है और चारों तरफ उसके एक एनुलर लिगामेंट होता है. आपके एबनॉर्मल जर्क से, एबनॉर्मल वेट लोडिंग से, ठीक है, या लॉन्ग टर्म एबनॉर्मल लोडिंग से कभी कभी वो टीयर हो जाता है और आपका जेली मटेरियल बाहर आ जाता है, जिसे हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं या डिस्क प्रोट्रूजन बोलते हैं. और वो आपकी रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ नसें जारी होती हैं आपकी, जिनसे आपके लोअर लिम्स, अपर लिम्स कंट्रोल होते हैं. तो जब वो मटेरियल जो जिसे डिस्क कह लो आप, वो नसों को दबाने लगता है तो आपके पैर में सुनपन, झंझनाहट या कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस तक हो जाता है. ठीक है. तो ये चीज़ें होती हैं. तो डेफिनेटली जो डिस्क है, अब अगर जिम कर रहे हैं तो मैंने वही बोला कि एक अच्छे ट्रेनर के अंडर करिए जिसको पता हो कितना लोड, कितना आपको वेट उठाना है, किस पोजीशन में उठाना है. अगर आप विदाउट यूजिंग बेल्ट अगर आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं 150 kg की, डेफिनेटली यू आर जस्ट थ्रोइंग योर सेल्फ फॉर अ डिस्क. इट्स लाइक दैट कि आप अपने आप को इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ आ बैल मुझे मार बेसिकली. तो हमेशा जब भी आप एक्सरसाइजेस करें, वेट लिफ्टिंग करें, एक अंडर प्रॉपर कोच करें और हमेशा अपनी लिमिटेशंस को जानते हुए करें. वेट रनिंग करनी है तो इंक्रीमेंट धीरे धीरे. एंड इफ़ यू डोंट वांट टू बी प्रोफेशनल, सो वेट रनिंग करें, पावर लिफ्टिंग अवॉइड करें, है ना. और अगर आपको लगता है कि आपकी बैक में पेन हो रहा है, आपके पैरों में थोड़ी सी भी झंझनाहट या सनसनाहटपन आ रहा है, तो डेफिनेटली देयर कुड बी द कॉज द डिस्क. तो एक प्रॉपर स्पाइन सर्जन से, जो ऑर्थो स्पाइन सर्जन हैं या न्यूरो स्पाइन सर्जन हैं जो स्पाइन सर्जरीज में डील करते हैं, डेफिनेटली कंसल्ट विद दैम सो दैट दे कैन टेक द प्रॉपर एक्शन एट प्रॉपर टाइम. भले ही उसे निकालना हो हमें डिस्क को, या इवन मेडिकेशन, इट कैन बी ट्रीटेड विद द मेडिकेशंस. इट्स नॉट नेसेसरी दैट फॉर एवरी डिस्क सर्जरी इज रिक्वायर्ड, but surgery is required in extreme cases when you are started having those numbness, tingling or like that.
सर एक चीज़ अभी मैंने देखा कि जैसे कि लोगों के पैर जो होते हैं, पैर के जो पंजे होते हैं, बहुत से लोगों के फ्लैट फीट होते हैं और बीच में किन्हीं के गैप होता है, दोनों नॉर्मल हैं या कहीं प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, फ्लैट फीट, हर फ्लैट फीट बुरा नहीं होता, ठीक है। हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर एक ये चीज़ है कि भाई फ्लैट फीट्स को वो लोग नहीं लेते, ठीक है। वो उनके अपने नॉर्म्स हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। बट हर फ्लैट फीट, मेरा भी फ्लैट फीट है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक। फ्लैट फीट होना आपकी जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, कैसे आपके फादर, आपका मैटरनल या पैटर्नल कैसे है। तो अनलेस एंड अनटिल आपका फ्लैट फीट होना आपको पेनफुल नहीं है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके फ्लैट फीट, मतलब फ्लैट फीट की कंडीशन आपकी ऐसी है जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, आपका फ्लैट फीट बहुत ज़्यादा है और वो टेढ़ा होने लगा है, ठीक है, उस केसेस में डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। सर एक सवाल और है, लुक्स की बात कर रहे थे तो अब गर्ल्स की बात करें तो लड़कियों को बहुत पसंद है हील्स पहनना, हाई हील्स पहनना, पैरों में दर्द हुए जा रहा है, पहननी हील्स हैं, बोन हेल्थ को कितना ज़्यादा प्रभावित करती है? बोन हेल्थ को एज अ ओवरऑल हेल्थ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन डेफिनेटली आपके एंकल को प्रभावित करती हैं। क्योंकि आप देखिए, मैंने जैसे पहले बोला, आपकी नॉर्मल पोजीशनिंग की जो बात करते हैं, जैसे आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे कि वो जैसे बैठते हैं, जैसे खड़े होते हैं, ठीक वैसा ही आपका एंकल है। अगर आप हाई हील रखते हैं तो हाई हील में आपका जो एंकल है वो ऐसे जाता है, और आपकी जो पीछे की एंकल की कॉर्ड है, सपोज ये आपका एंकल है, ये जो कॉर्ड है आपकी, जब आप पैर ऐसे चले जाते हैं तो वो कॉर्ड शॉर्ट होना शुरू है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहती है। और ये बहुत लंबे समय तक अगर इस तरह से रहती है तो डेफिनेटली उसकी शॉर्टनिंग थोड़ी सी हो जाती है, मतलब इट्स वुड से कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में हो जाती है, तो आपको एंकल पेन्स काफ़ी कॉमन होते हैं। तो दिन में कितनी देर के लिए हाई हील्स पहन सकते हैं? मतलब पहनना ज़रूरी है। लुक्स मैटर करता है ना। आई वुड से कि अगर आप हाई हील्स पहन रहे हैं कुछ वक्त के लिए, अपनी एंकल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई पेशेंट समटाइम्स कि अगर आप हाई हील पहन रहे हैं, आपको हाई हील पहनने से ठीक है, आपके फैशन स्टेटमेंट से कोई रोक नहीं रहा है, गो फॉर इट, ठीक है। बट आफ्टर दैट जस्ट डू योर टीएल लैंडनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस like plantar foot stretching exercises, tendo Achilles stretching exercises. There are simple exercises, 1 or 2 exercises. Just do it on your regular basis. You will be fine. सर एक पेन ऐसा भी रहता है, जैसे हम सी सेक्शन की बात करते हैं, जब सी सेक्शन होता है तो कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है रीढ़ की हड्डी में, या कोई भी बड़ा मेजर ऑपरेशन होता है तो वो इंजेक्शन वहाँ लगता है। आफ्टर सर्जरी कुछ टाइम बाद वहाँ पेन होने लगता है, जो कहते हैं कि लाइफ टाइम वो पेन लड़कियों को या जिसकी भी सर्जरी होती है उससे रहता है। तो क्या ये कंपलसरी होता है पेन, इसको ये ठीक नहीं होता? मतलब आई वुड से इट्स ओवर हाइप्ड थिंग, ठीक है। मतलब जितने भी सी सेक्शंस होते हैं डेफिनेटली वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं, नो डाउट, बट हर फीमेल को ऐसा कोई दर्द नहीं होता। बहुत कम फीमेल्स हैं जिनके अंदर पेन होता है बिकॉज ऑफ दैट, ये मतलब जो स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि उसका कोई इलाज नहीं है। एक प्रॉपर वक्त में आप कुछ एक मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन नहीं, कुछ एक प्रिकॉशंस ले लेंगे या कुछ एक चीज़ें कर लेंगे तो वो बेहतर हो जाता है, और वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। और रीढ़ की हड्डी में मतलब कभी कभी क्या होता है कि बाकी किसी और वजह से हमारा कमर का पेन है, और एक सपोज एक लेडी है मेरे पास आई कि 40 ईयर्स में, सर आई हैड अ सी सेक्शन 10 ईयर्स बैक एंड नाउ आई एम फेसिंग पेन, ठीक है, और मेरा सी सेक्शन हुआ था उसकी वजह से मुझे होता है। सो आप कभी कभी कुछ चीज़ को किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं, सो वो कॉज कुछ और होता है और आप एसोसिएट कर देते हैं अपनी पास्ट हिस्ट्री के साथ। सो इट्स वेरी अनयूजुअल कि आफ्टर 10 ईयर्स यू आर हैविंग पेन बिकॉज ऑफ दैट स्पाइनल एनेस्थीसिया दैट हैड बीन गिवन यू 10 ईयर्स बैक। सो इट्स वेरी अनलाइकली। हाँ, समटाइम्स it can be there, but there are precautions, there are certain measures for it, you can take it, and it's not it's not a severe condition that it cannot be treated like that. सर क्या हम नॉर्मली कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं जो मार्केट में मिल जाती हैं, नॉर्मली मिल जाती हैं कि आप डेली एक टैबलेट ले सकते हो, उसके अलावा ऐसी टैबलेट आती है जो आपको वीकली वंस लेनी है? वीकली जो बेसिकली टैबलेट की आप बात कर रहे हैं वो विटामिन डी की टैबलेट्स होती हैं, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स में आती हैं। सो देखिए, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा डेफिनेटली आफ्टर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ एज फीमेल्स शुड टेक इट, even the males should take it after because of their degenerative changes in their bones, because of the weakening of the bones. But जब भी आप कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें, उन्हें ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह ना लें। ओवर द काउंटर मतलब आप केमिस्ट के पास जाकर आप उनसे बोलें कि कैल्शियम दे दो या विटामिन डी दे दो, आप ऐसे ना लें, क्योंकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। आपका केमिस्ट आपका डॉक्टर नहीं है, उसको नहीं पता कि किस डोज में विटामिन डी टॉक्सिक हो सकती है,
और कैल्शियम आपको किस कंडीशन में लेना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट ऑलवेज, अगर आपको कुछ ऐसा होता है कि आपको पेन, बोन पेन रहते हैं या कुछ एक होता है, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड मे बी इवन फॉर वन विजिट, ठीक है। इवन इन दिल्ली इट कांट, दैट विजिट वुड नॉट कॉस्ट मोर देन अ मूवी इन अ PVR, आई थिंक, है ना। सो आई थिंक बेटर टू इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स, बिकॉज आई वुड से, क्योंकि आप केमिस्ट के पास जाते हैं, आपने बोला कैल्शियम दे दो मुझे, उसने कुछ भी उठाकर दे दिया। कैल्शियम के सॉल्ट्स हमारे मार्केट में बहुत आते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता कितने आते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। और इतनी ब्रांड नेम्स आती हैं जिनका मुझे भी नहीं पता। सो बहुत सारी ब्रांड्स हैं, सो बेटर टू गो फॉर सम ओनली फ्यू ब्रांड्स। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज़ कि कूलो का जो रिप्लेसमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आज की डेट के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें ये कराना पड़ता है, कैसे एक स्टेज आती है? देखिए, कूलो का रिप्लेसमेंट जो मोस्ट कॉमनली होता है वो ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, क्योंकि आफ्टर 70-80 आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपके जो मसल कुशन्स हैं, अगर मैं या एज अ यंग बात करूं तो मेरे हिप की मसल्स ज़्यादा कुशन्ड हैं एज़ कम्पेयर टू अ ओल्ड एज पर्सन ऑफ 70 ईयर्स। तो अगर मैं गिरूंगा तो मुझे एक कुशनिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, ओल्ड एज को उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसकी बोन जल्दी ब्रेक कर जाएगी। तो मोस्ट कॉमनली जो हिप रिप्लेसमेंट्स होते हैं वो इन सर्जरीज़ के लिए होते हैं, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर जिसमें से मोस्ट कॉमन होता है। बट कभी कभी कुछ एक बीमारियों की वजह से भी हमारा कूला ख़राब हो जाता है, और यंग एज में जो मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है वो एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड लेने से, काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करने से, काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल लेने से, इन सब चीज़ों से हो जाता है, जिसकी जो यंग एज में काफ़ी जल्दी दोनों कूले ख़राब हो जाते हैं, और उस केस में हमें कूला बदलने की ज़रूरत पड़ती है। सो हमें इन चीज़ों से मतलब दूर ना रहें, तो आई वुड सजेस्ट कि कंट्रोल में रहें। हाँ, इसलिए स्टेरॉइड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अ बॉडी, बट दे शुड ओनली बी टेकन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आपसे कब मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं? देखिए, मैं सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल में ही सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, और मेरी OPD यहीं होती है शाम तक, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर मेरी OPD है, तो जब भी जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं वो सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। सर व्यूअर्स के लिए कुछ 2 लाइन्स। देखिए, मैं सिर्फ 2 वर्ड्स में अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। ऑलवेज मेंटेन अ गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल, डू योर एक्सरसाइजेज इवन एट द ओल्ड एज, promote children for outdoor activities and maintain the healthy food, I would say. थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच सर, आपने अपना टाइम हमें दिया इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत सारी मिथ्स आपसे बात करके क्लियर हुए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हमें मिली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो My मच। pleasure. तो दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। पॉडकास्ट मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारे मिथ्स हमारी तरह आपके भी ब्रेक हुए होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके साथ ही साथ अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, डॉक्टर रवि जी से मिलना चाहते हैं, तो उनकी डिटेल्स हम कैप्शन में आपको दे देंगे। इन डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ देती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।